हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 5 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? और इससे पहले का जो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, वन मतलब सिलेबस जो है आपका, सिलेबस से लेकर के और 5 नंबर चैप्टर के पार्ट 1 तक का वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और आप लोग अक्सर वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ज़रूरत हो तो आपकी वीडियो में आपकी कमेंट को हाईलाइट करूँगा, आपके नाम लूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल टेक्निकल आईटीआई करके है और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाय द वे, कभी आप मिस करते हैं यूट्यूब का नोटिफिकेशन तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे जो है वीडियो का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं, वो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग देख चुके थे 5 नंबर चैप्टर का जो हम लोग ये सारा इंट्रोडक्शन, ये सब जो है, ये सब लोग बेसिक बेसिक जो है ये सब देख चुके थे हम लोग, यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट होगा आज का। ठीक है, हम लोग कल ये सारी चीज़ें जो है ये सब हम लोग कल कवर कर चुके थे। ठीक है, किरण प्रभाव, गैस आयनिक प्रभाव, ठीक है, ये सब हम लोग कल कवर कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से कवर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद निम्न प्रकार हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या है, एक मिनट देखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है विद्युत वाहक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म उसका ईएमएफ होता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल के बारे में देखिए क्या है, स्टार्ट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, किसी भी चालक पदार्थ है, किसी तार है, उसके एक सिरे से करंट दूसरे सिरे तक जाती है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। विद्युत वाहक बल का प्रतीक ई और मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का जो है, कोई पूछेगा कि जो उसको जो है चिन्ह किस तरीके से करते हैं, कौन सा सिंबल है उसका, तो उसका जो प्रतीक है, जो सिंबल है वो ई है। ठीक है, और उसका मात्रक जो है, किसका मात्रक, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है उसे वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा, ये देखिए, इस वाले लाइन में देखिए क्या, विभव, पोटेंशियल। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, इकाई आवेश को अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, जो होता है इकाई आवेश को अनंतता यानी कि इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने का कार्य जो है उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर जिससे यह निर्देशित होता है कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर अथवा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होगी, उस वस्तु का विभव कहलाता है। ठीक है, यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक होते हैं। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव धनात्मक होता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी से विद्युत की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो होता क्या है इसमें, जो विद्युत का जो प्रभाव होता है, देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वह जो है तो वस्तु का प्रभाव क्या होता है, विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, पृथ्वी की ओर जब प्रवाहित होगी तो धनात्मक होगा, और जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो वो जो है ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आप लोग? अगला पॉइंट है आपका विभवांतर। ठीक है, देखिए क्या है उसे समझते हैं। देखिए, विभवांतर ये वाला टॉपिक है,
विभवांतर को देखिए, विभवांतर किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी चालक या प्रतिरोध में से किसी विद्युत धारा प्रवाहित प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, ठीक है, जिसे विभवांतर कहते हैं, ठीक है। जो विभवांतर के बीच जो अंतर पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, ठीक है। विभवांतर का प्रतीक V और मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का जो है प्रतीक क्या होता है? V होता है और मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अगला पॉइंट देखिए क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। देखिए ये वाला पॉइंट है आपका, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में देखिए। विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है तथा इसे VT से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं हम लोग? VT से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? वोल्टेज ड्रॉप या IR ड्रॉप, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप या IR ड्रॉप किसे कहते हैं उसके बारे में देखिए क्या है यहाँ पे। किसी परिपथ में चालक या प्रतिरोध में व्यय होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप या IR यानी कि इम्पीडेंस ड्रॉप कहते हैं। क्या होता है? जो मान लीजिए किसी भी वोल्टेज जो है किसी भी जो वायर से अगर प्रवाहित होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर हम लोग 10 किलोमीटर की एक लाइन बिछा दें और यहाँ से उसमें 10 वोल्ट छोड़े तो 10 किलोमीटर पे जाते जाते वो 7 वोल्ट 8 वोल्ट हो जाएगी। क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है ना। विद्युत वाहक बल में जो है जो यहाँ से जो हम लोग जितना भेजे उतना वहाँ तक पहुँच 10 वोल्ट यहाँ से हम लोग उसमें इन किया और वहाँ आउट हमें मिल रहा है 8 वोल्ट, ठीक है। उससे ही हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है? वैद्युतिक कार्य, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या कहते हैं, क्या है ये उसके बारे में देखिए। किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य वैद्युतीय कार्य कहलाता है। इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। जो होता है वैद्युतिक कार्य क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है पहुँचाती है उसे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है दूसरे स्थान तक पहुँचाने के जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युतिक कार्य कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। देखिए अर्थात यहाँ पर दिया गया, आप देखिएगा अर्थात कार्य इजकल टू बल इंटू विस्थापन, ठीक है। इसका चूँकि यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया गया है यहाँ पे 1 जूल इजकल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। या हम लोग कार्य में देखें तो कार्य जो होता है बल जो क्या है? इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स है, ठीक है, इनटू धारा यानी कि I और करेंट T जो है मिल करके, ठीक है, जो है कार्य कंप्लीट करता है। वही 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये वाला जो है ये वाला 1 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग? चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों का अगला पॉइंट है वैद्युतिक शक्ति, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है उसके बारे में देखिए। किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर को विद्युतीय उपकरण कार्य करने की दर वैद्युतीय शक्ति कहलाती है। जो हम लोग विद्युत उपकरण से जो कार्य करते हैं उसे वैद्युतिक शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक हॉर्स पावर में होता है, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है हॉर्स पावर यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HP, ठीक है। इसका मात्रक हॉर्स पावर में होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है वैद्युतिक शक्ति का जो है फॉर्मूला है ये वैद्युतिक कार्य और समय यानी कि जो है कितना समय कितना काम किया गया इतना समय कितने समय के अंदर उसे हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 हॉर्स पावर अगर कहेंगे 1 हॉर्स पावर में जो होता है 735.5 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो है उसके दूसरा प्रणाली में देखिएगा तो 1 हॉर्स पावर इजकल टू 550 फुट पाउंड प्रति सेकेंड होता है। और एक और प्रणाली आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 1 हॉर्स पावर में 746 जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 746 कितना होता है? 746 जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। यह भी 1 हॉर्स पावर ही होता है, ठीक है। या फिर 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, जहाँ अर्घ कार्य का एक छोटा मात्रक है, ठीक है। देखिए इस तरीके से दिखाया गया है। शक्ति को हम लोग जो है P से दिखाते हैं यानी कि पावर, कार्य W जो है समय टाइम T जो है, ठीक है, ये दिखाता है, ठीक है। ये सिंबल है पहचानने के लिए आपको। देखिए वोल्टेज के लिए कार्य बट्टा आवेश जो है आपका ये वोल्टेज का है, ठीक है। आगे देखिए जो इसी को यहाँ पे सॉल्व किया देखिए P बराबर VQ यानी कि वोल्टेज आवेश जो है उसको दिखाया गया बाई T यानी कि टाइम को दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ जो पावर का देख लीजिए VIT समझ में आ रहा है ना, वोल्टेज करेंट और टाइम बाई T, ठीक है। तो हम लोग T से जब T काट देंगे तो क्या होगा? P बराबर VI जो हो जाएगा ना, ये आपका पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या होगा?
ये वाला जो फार्मूला आपको दिख रहा है P बराबर VI, ये जो आपका पावर निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग इधर उधर करके हम लोग जो है, अगर मान लीजिए वोल्टेज हमें पता नहीं है तो हम लोग जो है करंट के जो वहाँ पर पुट करके और निकाल सकते हैं। देखिए अगला इसमें एक फार्मूला उसी तरीके से इसी को बना करके यहाँ पे पुट किया गया। देखिए P बराबर V²R, ठीक है। इससे हम लोग, अगर हमें I पता ना हो तो हम लोग इसके द्वारा पावर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग करंट निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज पता नहीं हो तो P बराबर I²R करके हम लोग जो है पावर निकाल करके और वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अतः, देखिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ से, अतः इस पर हम आप लोगों का क्वेश्चन कराएंगे, अलग से आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कराएंगे जब, ठीक है। देखिए क्या है, अतः 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और देखिए एक होता है क्या, ब्रिटिश प्रणाली और मैट्रिक्स प्रणाली होती है, ठीक है। ब्रिटिश जो पहले वाला है और मैट्रिक मतलब जो अभी टाइप में जो अभी चल रहा है, ठीक है। देखिए ब्रिटिश प्रणाली में जो है हॉर्स पावर में देखिए जो है 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट होता है, ठीक है। और मैट्रिक हॉर्स पावर में जो है 1 HP मतलब हॉर्स पावर में 4500 मीटर किलोग्राम प्रति मिनट होता है, ठीक है। अगला देखिए, आगे क्या एक उदाहरण में देखिए, इस तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया गया। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि 100 ओम प्रतिरोध वाला एक उपकरण 2 एम्पियर धारा लेता है तो उसका उस उपकरण द्वारा ली गई शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, क्या है हम लोग का जो है आपका जो R है, R कितना है, R जो है आपका 100 ओम है, ठीक है, 100 ओम है, ठीक है। और आपका जो एम्पियर है, एम्पियर एम्पियर आपका कितना है, 2 है, ठीक है, ठीक है। और आपके पास जो है क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, शक्ति गुणांक, यानी कि पावर बताने के लिए, पावर निकालना है, तो ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, P इक्वल टू I² R, ठीक है, यही ना फॉर्मूला है। अब इस पर पुट कर दीजिए, P आपको निकालना है, I आपको पता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू R आपका 100 है, ठीक है। इक्वल टू करिएगा कितना आएगा, इसको करिएगा तो ये 4 हो जाएगा और 4 को इंटू कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 400 वाट हो जाएगा आपका, होगा ना 400 वाट। क्या होगा आपका जो ये पावर हो गया 400 वाट। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया भी गया है, देख सकते हैं। देखिए R को जो है मान लिया और I जो है आपका 2 एम्पियर हो गया, शक्ति का फॉर्मूला ये वाला पुट किया और यहाँ पे देखिए इस तरीके से P जो है आपका दे दिया, यहाँ पे I दिखा दिया, I का जो है स्क्वायर है और R जो है आपका 100 है, उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 400 वाट, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला पे P बराबर VI के फार्मूला पे हम लोग इसको पुट करते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे देखिए 5 नंबर में है जो है ये नेक्स्ट पॉइंट आपका एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं उसके बारे में देखिए। देखिए कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। गणितीय रूप से ऊर्जा शक्ति तथा कार्य करने के समय का गुणनफल होती है। जो कार्य शक्ति जो है ऊर्जा कार्य शक्ति ये सब जो है गणितीय रूप के समय के अनुसार जो है ये सब गुणनफल होती है। अर्थात देखिए ऊर्जा को E से दिखाते हैं, शक्ति P इंटू टाइम T से दिखाते हैं समय को, ठीक है। इस तरीके से इस फार्मूला से हम लोग इसको पुट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। ये जो है कार्य ऊर्जा और जो उष्मा, ये तीनों के जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3600 जूल इक्वल टू 1 वाट घंटा होता है, ठीक है। 3600 जूल को जोड़ देंगे हम लोग, एक कर देंगे, एक अगर कोई आपसे पूछे कि 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है तो क्या बोलिएगा आप लोग, 36 जूल होता है। जैसे 1 वाट घंटा को ही हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। आपके घर में जो आता है कहता है ना 2 यूनिट बिजली यूज किया है, 3 यूनिट यूज किया है। अगर आपसे पूछेगा कि 1 यूनिट में आप कितना जूल यूज किया है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 3600 जूल हम लोग यूज, यानी कि 1 वाट घंटा हम लोग जो है मतलब यूज किया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, वस्तु की स्थिति के अनुसार ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा तथा स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिमान में जैसे कि हम लोग पढ़े थे, गतिमान जो होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग ऊर्जा होता है। गतिमान में गतिज ऊर्जा और स्थिति जो होती है, जो रुकी हुई होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। देखिए स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, देखिए वो स्थितिज ऊर्जा यानी कि PE जो है, ये क्या है, P आपका पावर है और E जो है आपका एनर्जी है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है mgh होता है, ठीक है। और देखिए जहाँ m को हम लोग वस्तु का भाग बताते हैं और g का गुरुत्वाकर्षण बल और h मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, गतिज ऊर्जा जो है
ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये जो है सॉरी ये पी मतलब पावर नहीं है सॉरी, वो पोटेंशियल एनर्जी था और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 एम इंटू यू स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। जहाँ एम को जो हम लोग वस्तु का भार और यू को जो वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब तो आप लोग बेसिक है, इंटर में देखे होंगे, पढ़े होंगे ये सब चीज़ों को। देखिए उसी के ऊपर जो है एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 10 सेकंड में 20 किलोग्राम भार को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तब वह ऊर्जा की जो है गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हल उसका बनाया गया है। समय जो कितना है 10 सेकंड है, भार कितना है 20 किलोग्राम है और ऊंचाई है आपका 10 मीटर। तो उसी फार्मूला पे हम लोग पुट किए, ऊर्जा वाला जो था पोटेंशियल एनर्जी जो है उस पर हम लोग पुट किए। तो क्या है देखिए mgh जो है आपका उस फार्मूला पे पुट किया। m कितना था हमारे पास, m है हमारा 20, g कितना है, g का जो मान होता है गाइस वो 9.8 रखा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9.8 मान लिया जाता है, ठीक है। जो ग्रेविटी होती है उसकी मान 9.8 हम लोग मानते हैं, ठीक है। और हाइट कितना था, ऊंचाई 10 मीटर था। तो फिर इस तरीके से इसको रख करके और कैलकुलेशन करिएगा तो ये आपका कितना आ गया 1962 न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार, ठीक है। वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार यानी कि उसका टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग कौन कौन से मटेरियल उपयोग करते हैं। देखिए वैद्युतिक पदार्थ को निम्न 3 भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। एक है चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा है अर्धचालक, ठीक है। चालक क्या होता है इसका डिफिनेशन आपको बता दें। तो चालक देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, आपको चलिए डिफिनेशन पढ़ के ही बताते हैं। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं, ठीक है। अधिकांश धातुएं जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि चालक के ही उदाहरण होते हैं, ठीक है। ये सब जो है ये सब किसके उदाहरण है, ये सब चालक के उदाहरण है। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतने अच्छे चालक उसे कहेंगे, ठीक है। चांदी को हम लोग क्या करते हैं सबसे अच्छा चालक कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है अच्छे चालक के गुणधर्म। अच्छे चालक के गुणधर्म क्या है उसके बारे में देखिए। देखिए पहला पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है क्या है, चालक सस्ता तथा सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि सामान्य वैद्युतिक कार्य के लिए उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, चालक तन्य होना चाहिए, जिससे कि उसके द्वारा महीन तार निर्मित किए जा सके और उनका चौक आर्मर आदि वाइंडिंग कार्यों में प्रयोग किया जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका देखिए चालक शीघ्र जो है अर्थात मजबूत होना चाहिए, ठीक है। जो चालक का जो तनाव है वो मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उससे बने तार ओवरहेड लाइन में प्रयोग किए जा सके और खींचने पर वे सरलता से टूटने नहीं, ठीक है। इसमें जो है लचीलापन भी होना चाहिए, ठीक है। और देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या है, चालक जो है आघातवर्धनीय होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आवश्यकता अनुसार उसकी चादरों एवं पत्तियां बनाई जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका चालक ऐसा होना चाहिए कि उसे जोड़ों की सोल्डरिंग आसानी से की जा सके, ठीक है। उसको हम लोग जोड़ना हो तो आसानी से सोल्डरिंग कर सके। 6 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम व चालकता अधिक होनी चाहिए। जो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसमें जो है कम होनी चाहिए, फ्रीली इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि चालकता अधिक होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि वोल्टेज में गिरावट और विद्युत शक्ति की खपत कम हो, ठीक है। चालक इसलिए कहा जाता है कि अच्छे चालक अच्छे कंडक्टर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अक्सर देखिएगा तो लोग कहते हैं कि कॉपर यूज कीजिए, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे चालक होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका 7 नंबर में क्या है, चालक ऐसा होना चाहिए कि वह वातावरण के प्रभाव जैसे नमी, वर्षा, धूप आदि से अप्रभावित रहे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये जो है मतलब एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ सब होना चाहिए, ठीक है। वातावरण को झेलना चाहिए, इस तरीके का आपका चालक जो होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए चालकों का वर्गीकरण। जो चालक है उसका अलग अलग पार्ट में बांटा गया। देखिए उसका वर्गीकरण किया गया। देखिए क्या है, चालकों को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है।
कौन कौन सा वर्ग है देखिए। पहला पॉइंट है ठोसीय चालक यानी कि सॉलिड कंडक्टर। देखिए ठोस चालक निश्चित आकृति एवं आकार रखते हैं, जैसे सोना, कॉपर, चांदी, लोहा आदि ठोस चालक के उदाहरण हैं। ठीक है, ये जो है ठोस होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है द्रवीय चालक। ठीक है, लिक्विड कंडक्टर। ठीक है, लिक्विड कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में देखिए। वे चालक जो आकार में स्थिर नहीं होते हैं। जो द्रवीय जो होता है, जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वो तो उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। आप पानी को गिलास में रख दोगे तो गिलास का शेप ले लेगा, और थाली में रख दो तो थाली का शेप ले लेगा, जिसमें रख दो तो इसलिए उसका जो है कोई निश्चित आकार नहीं होता। तथा जिनमें प्रवाहित फ्लो होने का जो गुण विद्यमान होता है द्रवीय चालक कहलाता है। उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाह हो सकता है, उसे उसका जो गुण होता है विद्यमान होता है। ठीक है, उसे हम लोग द्रवीय चालक कहते हैं। जैसे H2O, ठीक है, जो जल होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट, ये सब जो है आदि, सिल्वर नाइट्रेट आदि ये सब जो है आपका द्रवीय पदार्थ के अंतर्गत आता है, और ये सब जो है लिक्विड होता है। इस सब में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका क्या है। आपका अगला 3 नंबर पॉइंट है गैसीय चालक। गैसीय चालक क्या होता है उसके बारे में देखिए। कोई भी ऐसा आदर्श गैस चालक नहीं होती है। किसी गैस को चालक बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में लवण मिलाया जाता है, जिससे वह आयनीकृत होकर एक अच्छे गैसीय चालक की भांति व्यवहार करे। कुछ गैस जैसे हीलियम, आर्गन व नियॉन गैसीय चालक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, इसमें जब भी हम लोग लवण मिला देंगे, कोई शुद्ध गैस में हम लोग लवण मिला देंगे, वो जो है एक कंडक्टर के भांति जो है कंडक्टर के जैसा काम करने लगता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, गैसीय चालक कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, चालक पदार्थों के अभिलक्षण। चालक पदार्थों के अभिलक्षण क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो भी चालक पदार्थ होते हैं उसका लक्षण क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये चालक पदार्थ है। तो देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए चालक पदार्थों के अभिलक्षण यहाँ पर दिया गया है। आपका कुछ मुख्य चालक पदार्थों के अभिलक्षण उनके गुणों के आधार पर निम्न तालिका में दिया गया है। देखिए रंग, देखिए 1 नंबर पॉइंट में रंग में इधर दिया गया है। दूसरा मतलब इधर यहाँ देखिए ऊपर में गुण, तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट में दिया गया रंग, लाल, भूरा और एल्युमिनियम का श्वेत होता है। ठीक है, और इसका जो गुण होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर जो 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता ओम प्रति मीटर में होता है। ठीक है, और इसका 20 डिग्री जो होता है टेम्परेचर पे जो ये है 0.01786 जो है ओम प्रति मीटर होता है, और श्वेत जो है 0.628 जो है ओम प्रति मीटर होता है। यानी कि इसका रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग, कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है उसके किसके अपेक्षा, जो है एल्युमिनियम की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर पॉइंट है कि 20 डिग्री पर प्रतिरोध ताप गुणांक, इसमें देखिए 0.00393 होता है, और इसमें 0.00403 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 4 नंबर पॉइंट में देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर लंब प्रसार गुणांक 17 × 10⁻⁻6 होता है, और एल्युमिनियम का 23 × 10⁻⁻6 होता है। 5 नंबर पॉइंट में देखिए विद्युत चालकता ओम महो प्रति मीटर होता है। विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है, जो विद्युत चालकता है उस मात्रक हम लोग मापते हैं। तांबा का जो है विद्युत चालकता कितना होता है, 56 होता है, और एल्युमिनियम का 36 होता है। ठीक है, और 6 नंबर पॉइंट में देखिए गलनांक, तांबा का जो गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं आपका जो एल्युमिनियम होता है वो जो है 660 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में देखिए घनत्व। ठीक है, घनत्व जो होता है तांबा का जो होता है 8.93 होता है, और वहीं पे एल्युमिनियम का 2.7 होता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर में क्या है आपका Nw/mm² में तन्यता दिव्यता दिया गया है। तो देखिए आपका जो कॉपर का होता है वो जो है 220 होता है, और आपका एल्युमिनियम होता है उस एल्युमिनियम का 70 होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ देखिए प्रमुख चालक पदार्थ। प्रमुख चालक यानी कि जो मेन जो है कंडक्टिंग मटेरियल्स कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख चालक पदार्थ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से देखिए, एक नंबर पहला पॉइंट में है चांदी। यह सफ़ेद तन्य आघातवर्ध उच्च चालकता एवं
कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसकी चालकता 98% तथा विशिष्ट प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.64 माइक्रो ओम सेमी होता है। जो है मूल्यवान होने के कारण इसका उपयोग केवल रिले कंडक्टर स्टार्टर्स आदि के संयोजक बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो चांदी का जो है हम लोग ऐसा जगह यूज करते हैं जहाँ बार बार ऑन ऑफ करना है, वहाँ पे हम लोग चांदी का उपयोग करते हैं, जो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका कॉपर, तांबा या मटमैली लाल तन्य आघातवर्धनीय एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। यह चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है एवं जो वातावरणीय परिवर्तनों को सरलता से सह सकती है। इसकी चालकता 90% तथा विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रो ओम सेमी होता है। इसका उपयोग वैद्युतिक तार, केबल, अर्थिंग इलेक्ट्रोड, बस बार के निर्माण एवं वैद्युतिक सहायक सामग्री तथा विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, कॉपर भी बहुत अच्छा चालक है। कॉपर जो चांदी के बाद आपका दूसरा जो नंबर आता है वो कॉपर का ही जाता है। ठीक है, और ये कॉस्टली भी कम होता है अपेक्षा चांदी से करें तो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए एल्युमिनियम के बारे में। देखिए यह सफ़ेद तन्य आघातवर्धनीय, हल्की जंग रोधी एवं कम, इसमें जो है कम जंग लगता है ना, जंग रोधी होता है। ठीक है, कम एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है। ठीक है, धातु है जिसकी चालकता 60% होती है। इसका जो है कॉपर का कितना था, 90% था, और इसका जो है 60% होता है। ठीक है, होती है। भारत में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसका प्रयोग तांबे के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का जो हम लोग तांबे के स्थान पर भी उपयोग करते हैं, क्योंकि भारत में अधिक पाया जाता है एल्युमिनियम, इसलिए। ठीक है, परंतु इसकी दीर्घता तांबे से कम होती है, जिस कारण से तांबे से कम महत्ता दी जाती है। ठीक है, इसको जो हम लोग महत्व देते हैं तांबे से कम देते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट सोना। अगला पॉइंट देखिए सोना, गोल्ड। यह विद्युत का सबसे उच्चतम चालक है। यह पीली तन्य आघातवर्धनीय एवं अत्यधिक मूल्यवान धातु है, जिसकी चालकता 99% होती है। अधिक मूल्यवान होने के कारण इसका उपयोग वैद्युतिक कार्य में नगण्य है। ये जो है बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण इसका जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं के बराबर यूज होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में देखते हैं। देखिए टंगस्टन में यह गाढ़े स्लेटी रंग की उच्च गलनांक वाली तन्य एवं कठोर धातु है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसे पिघलाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 3400 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जस्ता जो होता है, देखिए जस्ता जो होता है, अगला ये कंडक्टर है जस्ता, उसके बारे में देख लीजिए। यह नीले सिलेटी रंग वाले नर्म एवं जंगरोधी धातु हैं। इसका उपयोग लोहे के तारों, चादरों तथा पाइपों पर जंगरोधी परत चढ़ाने अर्थात इसे गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग शुष्क सेल में खोल बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका जो जस्ता का उपयोग शुष्क सेल में जो है खोल बनाने के लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है हम लोग का ब्रास जो होता है, देखिए जो है पीतल। यह तांबे और जस्ते से बनी पीले रंग की तन्य आघातवर्धनीय जंगरोधी एवं शुद्ध धातु है। इसकी चालकता चांदी की तुलना में केवल 48% है। ठीक है, ये जो है आधे से भी कम हो जाती है, 48% है, लगभग आधे के बराबर मान लीजिए। इसका उपयोग वैद्युतिक उपकरणों में संयोजक पंखे व खोल आदि बनाने के लिए किया जाता है। मिश्रण में अवयवों की प्रतिशत उपस्थिति में भिन्नता के आधार पर कई प्रकार का जो है पीतल बनाया जाता है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग जो प्रतिशत में हम लोग पीतल बनाते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, निकेल, निकिल, ठीक है। निकिल क्या है, ये भी एक कंडक्टर है, इसके बारे में देख लीजिए। यह सफ़ेद रंग की जंगरोधी धातु है। इसका उपयोग निकिल आयरन संयोजक सेलों की प्लेटें बनाने तथा धात्विक अन्य धात्विक वस्तुओं पर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। लोहा, यह एक शीघ्र, सस्ती, सुलभ, तन्य एवं आघातवर्धनीय धातु है। यद्यपि इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध का लगभग 8 गुना होता है, परंतु इसके अन्य गुणों जैसे उच्च यांत्रिक शक्ति आदि के कारण इसका उपयोग टेलीफोन के तारों अर्थात तारों एवं वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी तथा लेमिनेशंस आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो है इसका हम लोग उपयोग करते हैं, लेमिनेशन आदि भी बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर देते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, लोहे का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं। और निकेल का जो है हम लोग क्या उपयोग करते हैं, जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिए हम लोग, अगला पॉइंट है टीन। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है टीन, उसके बारे में देख लीजिए। यह सफ़ेद अत्यधिक नरम एवं जंगरोधी धातु है। इसका उपयोग शीशे के साथ मिश्र धातु के रूप में फ्यूज तार, सोल्डर आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अन्य धातुओं के तार पर प्रतिरोधी एवं वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए परत चढ़ाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है, परंतु गलनांक निम्न होने के कारण यह जो है शीघ्र पिघल जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, देखिए अगला पॉइंट क्या है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। यह 60% तांबा, 15% निकेल एवं 25% जस्ते से बनी मिश्र धातु है। यह पीतल की अपेक्षा अधिक शुद्ध एवं वातावरण परिवर्तनों से कम प्रभावित होने वाली धातु है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों में पीतल के स्थान पर किया जाता है। सीसा, यह स्लेटी रंग की नरम एवं भारी धातु है, जिसका गलनांक 3 से अधिक होता है। इसके जंगरोधी गुण के कारण इसका उपयोग भूमिगत केबल पर नमी रोधी एवं जंगरोधी सुरक्षा आवरण चढ़ाने एवं सीसा संचायक सेलों की प्लेट बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त टीन के साथ मिश्र धातु के रूप में फ्यूज तार तथा सोल्डर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका मैग्नीन भी एक तरीके का धातु है। देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट दिया गया है मैग्नीन, देखिए ये वाला पॉइंट है मैग्नीन। यह 84% तांबे, 12% मैग्नीज एवं और 4% निकिल से बनी मिश्र धातु है। इसका उपयोग प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मैग्नीन का प्रतिरोध बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला देखिए यूरेका। यह 40% निकेल और 60% तांबे से बनी मिश्र धातु है। यह तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसका उपयोग अधिक उष्मा उत्पन्न न होने के कारण वाले प्रतिरोध यानी कि रेगुलेटर आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसमें ये भी जो है प्रतिरोध के काम में लिया जाता है, लेकिन इसमें जो है हीटिंग कम होती है, उष्मा इसमें कम होता है, इसलिए जो है इसको रेगुलेटर बनाने के काम में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अगला हम लोगों को देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है प्लेटिनम के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक कठोर एवं चांदी के तुल्य मूल्यवान धातु है। प्लेटिनम जो है चांदी के तुल्य मूल्यवान धातु है। ठीक है, मतलब महंगा है। इसका उपयोग संयोजक बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। देखिएगा जहाँ जैसे रिले पॉइंट होता है, कॉन्टेक्टर पॉइंट होता है, टाइमर पॉइंट होता है, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला आपका पारा, ठीक है, मरकरी, उसके बारे में देखिए। यह सामान्य ताप क्रम पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु है। इसका उपयोग थर्मोमीटर्स में तथा पारे की वाष्प के रूप में मरकरी वेपर लैंप में जो है किया जाता है। ठीक है, पारा का उपयोग जो हम लोग मरकरी वेपर लैंप में ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नाइक्रोम के बारे में जान लीजिए। नाइक्रोम बहुत ही आपके जो जाने माने धातु है। नाइक्रोम आप लोग अक्सर यूज भी करते हो अपने घर पे। देखिए यह 80% निकेल और
20% क्रोमियम से बनी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु है। यह तन्य सिद्ध और उच्च गलनांक वाली धातु है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, केतली, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग घर में हीटर देखते हैं, प्रेस देखते हैं, सोल्डिंग प्रेस देखते हैं, आप लोग सोल्डिंग आयरन देखते हैं, केतली देखते हैं। उन सब के जो एलिमेंट होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। आगे देखिए, आपका अगला पॉइंट क्या है, चालक पदार्थों की तुलना। चालक पदार्थों की तुलना जो है करते हैं, अलग अलग चालक के अलग अलग जो है रेजिस्टेंस होते हैं, गलनांक होते हैं, सब के तुलना किया गया है। देखिए क्या है, नीचे तालिका में 20 डिग्री तापमान पर जो है विभिन्न चालकों की प्रतिरोधकता, गलनांक व ताप गुणांक के मध्य जो है तुलनात्मक विवरण दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए दिखाते हैं आपको एक तरफ से। देखिए पहला पॉइंट है आपका चांदी। ये जो 1.59 इंटू 10⁻⁻8 जो है ओम प्रति मीटर में होता है। ठीक है, इसको प्रतिरोधकता है और उसकी गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस होता है। और तापमान जो है, इसका तापमान गुणांक जो है 0.0038 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वहीं पे आप दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए, तांबा का 1.72 इंटू 10⁻⁸ गलनांक जो है 1080 जो डिग्री सेल्सियस होता है। और जो है ताप गुणांक 0.0 ताप गुणांक जो है 0.00428 होता है, 8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वैसे ही सोना का देख लीजिए, एल्युमिनियम, टंगस्टन, जिंक, निकेल, आयरन, प्लेटिनम, टीन, लेड, जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर आपका जो है, उसके बाद मैंगनीन, यूरेका, मरकरी, नाइक्रोम, ये सब का जो है देखिए, नाइक्रोम का आपको दिख रहा होगा डिग्री कितना है, 0.0014 डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो है 1400 डिग्री सेल्सियस जो है इसका गलनांक है। और इसकी जो है प्रतिरोधकता 1.10 इंटू 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए, ये तो चालकता के बारे में आप लोग पढ़े थे, जो गुड कंडक्टर के बारे में आप लोग पढ़े हैं। अब यहाँ से इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, अचालक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे जो है करंट प्रवाहित नहीं होते, जो चालक का उल्टा होता है, अचालक। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अचालक हम लोगों का पॉइंट है, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, अचालक कहलाते हैं। सामान्य परिस्थिति, वोल्टेज, तापक्रम आदि में इनमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। सामान्यतः ये पदार्थ अधात्विक होते हैं और प्रत्येक पदार्थ की पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है, अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है। ठीक है, जिसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट प्रति किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कुछ मुख्य अचालक पदार्थ जो हैं, जैसे अब्रक हैं, कांच हैं, एस्बेस्टस हैं, जो एल्वेस्टर जो आपके गांव में होते हैं, उसके बाद बेकेलाइट है, पीवीसी है आदि, ये सब जो है आपका अचालक पदार्थ हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है अचालक पदार्थ के गुणधर्म क्या है, उसके बारे में देखिए। अच्छे अचालक पदार्थ के गुणधर्म भी जानते हैं हम लोग। तो देखिए, अच्छे अचालक के निम्नलिखित गुणधर्म होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से होने चाहिए, देखिए पहला पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, अचालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली वैद्युतिक सामग्री एवं उपकरणों के निर्माण में किया जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10 के पावर 12 ओम सेंटीमीटर से ऊंचे होना चाहिए, जिससे कि उससे सुरक्षित रूप से प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकृत करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसका अचालकता समाप्त न हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट आपका 10 नंबर जो है 4 नंबर पॉइंट है, अचालक सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए, जिससे कि सामान्य वैद्युतिक कार्यों के लिए जो है उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, और सस्ता भी होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा भी होना चाहिए। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट देखिए, अचालक पर्याप्त शुद्ध
और अर्थात मजबूत होना चाहिए मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उपयोग के समय वह सरलता से नष्ट ना हो। ठीक है, मजबूत होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उपयोग करने जाए और टूट जाए, एकदम नष्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट देखिए, अचालक जो है नमी एवं जल से अप्रभावित रहना चाहिए, जिससे कि नम एवं बरसाती मौसम में उसकी अचालकता कम ना हो। ठीक है, इस तरीके का पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, 7 नंबर पॉइंट देखिएगा। 7 नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका। अचालक पदार्थ में किसी भी प्रकार के ढीले अर्थात अचालक पदार्थ में किसी भी प्रकार में ढलने अर्थात तन्यता का गुण विद्यमान होना चाहिए, जिससे कि उसे विभिन्न प्रकार की वैद्युतिक युक्तियों के कारण में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अचालकों का वर्गीकरण। ठीक है, अचालक जो पदार्थ हैं उसका वर्गीकरण अलग अलग किया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला आपका अचालक में भी ठोस, द्रव, गैस होता है। देखिए इसमें ठोस अचालक के बारे में देखिए। ठोस अचालकों की आकृति, आकार व आयतन निश्चित होता है। इसके अंतर्गत एबोनाइट, अभ्रक, बेकेलाइट, पोर्सिलीन, कांच, मार्बल, स्लेट, सूखी लकड़ी, फाइबर आदि अचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए क्या है, द्रव अचालक यानी कि लिक्विड इंसुलेटर क्या होता है उसके बारे में देखिए। वे अचालक पदार्थ जो प्रभावित होने का गुण रखते हैं। ठीक है, तथा जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, द्रव्य अचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे खनिज तेल एवं लचीले अचालक जैसे पीवीसी, माइकानाइड, रेजिन आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका तीसरा नंबर पॉइंट है गैसीय अचालक। ठीक है, गैसीय अचालक क्या होता है, देखिए वे अचालक जिनकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होती है। ठीक है, इसका आकृति भी नहीं होती है और आकार भी नहीं होती है, गैसीय अचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे शुष्क हवा, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, ये सब जो है गैस हैं, इसकी कोई जो है आकृति या फिर कोई निश्चित ये जो क्या बोलते हैं उसको आकार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग। अगला आप देखिए, प्रमुख अचालक पदार्थ, जो मेन अचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो गाइस, जो मेन अचालक पदार्थ होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मेन इंसुलेटर्स। देखिए यहाँ पे है मेन इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं वीडियो, और फिर हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट की रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।